अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटानिया के बाद अब अमेरिका ने भी जवाब दे दिया है। पीआईए जो कि हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर तो है, उसकी परवाजों पर मजीद बैन अल-अक़वामी सतह पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और डोमेस्टिक सतह पे एक खास बहस छिड़ गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस इदारे की तनकीद की गई है, लेकिन हुकूमत वक्त का कहना है कि हर माफिया की तरफ पकड़ होगी और अगर इस तरह की बुनियादी गैर जिम्मेदारी दिखाई जा रही है या उसका ताल्लुक है, चाहे वो जाली डिग्री से हो, चाहे वो कमजोर कारकर्दगी से हो, तो उसके भी कुछ बुनियादी इस्लाहात देखने को मिलेंगे। हमारे साथ हैं पीआईए के तर्जुमान हफीज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज साहब, शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि क्या वफाकी वजीर एविएशन की जो असेंबली में तनकीद थी और जो उन्होंने कई रिपोर्ट्स मंजर आम पे रखी, बात की उन्होंने जाली लाइसेंसेस की, क्या उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक है बैन अल-अक़वामी सतह पे जो कुछ हो रहा है पीआईए के हवाले से, जो परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? किस तरह देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया। देखें, जो आपने ये बात बोली, आई एम सॉरी, जो बात आपने बोली वो अभी, चाहे वो EASA का बैन हो या वो यूएसए ने जो अभी हमें लिखा है कि जो हमें 12 फ्लाइटों की सस्पेंशन मिली थी वो हो गया। दोनों का ताल्लुक उसी स्पीच के जी, साथ है, बिकॉज़ उन्होंने दोनों ने यही बात कोट की है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बात बोली है कि जो आपके पायलट्स हैं या आपके फ्लायर्स हैं उनमें से 1/3 के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डूबियस हैं। सो ऑब्वियसली इस जी। बात का इसके साथ ताल्लुक है कि जो अभी हम लोगों के ऊपर जिधर-जिधर से पाबंदियाँ हैं या जो चीज़ है वो उसका स्टेटमेंट उसके साथ है। हाउएवर यहाँ पे एक चीज़ में, देखिए, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत डिफरेंट जगहों के ऊपर हुई और ये हुई कि हुँ, जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो गवर्नमेंट के तर्जुमान देंगे। लेकिन एक बात ये गवर्नमेंट के शायद ज़हन में बिल्कुल क्लियर थी कि वो इस पूरे मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं या दे वांट टू कम क्लीन ऑन दिस होल थिंग। एक और बात जो यहाँ पे बड़ी अहम है वो ये है कि ये वाला जो पूरा सिनेरियो है या ये पूरा चैलेंज है, ये इवेंचुअली, अभी तो चले खुद हमने इसकी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इसकी तशहीर कर दी, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कोई और अगर पकड़ लेता या ज़्यादा अरसा, आई डोंट थिंक सो ये चीज़ ज़्यादा अरसा छुपी रह सकती थी। आपके इकाओ के ऑडिट्स होते हैं आपके रेगुलेटर के, एआटा के ऑडिट्स होते हैं आपके रेगुलेटर की, तो लामहला, और स्पेशली लुकिंग इन द फैक्ट कि पीआईए ने खुद इस चीज़ के ऊपर जनवरी 2019 के अंदर ये इंक्वायरी खुद कॉन्स्टिट्यूट करवाई हुई थी जो कि रेगुलेटर को पॉइंट आउट हुई हुई थी। तो इस पूरी चीज़ के ऊपर इवेंचुअली ये चीज़ सामने आ जानी थी। सो इस पूरी बात ये है कि इट्स ओके कि अगर आपने खुद इसको ओन कर लिया, अगर खुदा ना खास्ता कोई और फॉरेन इंस्पेक्टर आके इस चीज़ को पॉइंट आउट करते, तो फिर जिस तरह कहते हैं ना कि आप पकड़े जाते। तो इस टाइम पे जी, एटलीस्ट ऑनेस्टी अपनी जगह के ऊपर प्रिवेल कर रही है। आप इस पे डिफरेंट राय हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कि किस तरीके से होना चाहिए था, अभी होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, क्रैश की रिपोर्ट के साथ क्लब करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आरा हैं और वी लेकिन अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अब्दुल्ला साहब, एक तो ये है कि हमें एक बहुत बड़े हादसे का इंतजार क्यों करना पड़ा और उसके बाद हमने सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि क्या लाइसेंसेस और डिग्रियां जाली हैं या दुरुस्त हैं। और सेकेंडली, जो इसकी फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्या इस सारे प्रोसेस के अंदर पीआईए की इंतजामिया भी लूप में थी और गोया कि आपकी कॉन्सेंट भी ली गई थी कि इतने बड़े पैमाने पे अगर कुछ हुआ भी है तो उसको पब्लिकली अनाउंस किया जाए? क्योंकि जो आपने एक फहरिस्त दी है या एविएशन के मिनिस्टर साहब ने दी है 260 की, अब उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या वो दुरुस्त है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपने कहा भी है कि उनके शायद लाइसेंस और उनकी डिग्रियां जाली हैं, लेकिन शायद ऐसा हरगिज नहीं है। तो जो जो अनाउंसमेंट हुई है, क्या पीआईए की इंतजामिया इसको ऑन करती है कि बिल्कुल ठीक हुआ है, और या आपको लगता है कि प्री मेच्योर था और इससे फिर पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में एक तो बदनामी आई, साथ में पीआईए के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं दुनिया भर में? अब आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त फैसला था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, चीज़ों को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाता उसके बाद की अनाउंसमेंट आती? अच्छा, देखिए, पहली जो आपने बात बोली कि शायद हम हादसे का खुदा ना खास्ता इंतज़ार कर रहे थे। देखिए,
वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस मामले की निशानदेही हमें इसी तरह के एक कम दर्जा वाक़ये से हुई और वी एक्चुअली डिड नॉट वेट फॉर दैट और इसलिए मैं बार-बार इस बात को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि इट वाज़ पीआईए और ये नहीं है कि मैं बैठ के अपनी कंपनी को डिफेंड करना चाह रहा हूँ, बट ये रियलिटी और रियलिस्टिक बात यही है कि इट वाज़ पीआईए जिसने पॉइंट आउट किया था जनवरी और फरवरी 2019 में कि उनको इन लाइसेंसेस के पूरे मामले के ऊपर कुछ शुबहात मिले हैं और उन्होंने रेगुलेटर को कहा कि आप इनको इंक्वायरी करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और डिस्पाइट द फैक्ट कि रेगुलेटर ने उस टाइम तक उनकी सस्पेंशन नहीं निकाली थी, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि 34 पायलट्स की निकली हैं। पीआईए ने खुद से डिसीजन लिया और पीआईए ने उनको ग्राउंड किया, जिसके अगेंस्ट वो तमाम जो पायलट्स थे वो कोर्ट में भी गए और वो कोर्ट से एटलीस्ट अपनी सैलरियों के हद तक रिलीफ ले आए, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर हमने कोर्ट को ये बात क्लियर की थी जाके कि वी विल नॉट बी टेकिंग एनी रिस्क अबाउट दैट। अब जहाँ तक ये बात है कि जी इस टाइम पे क्यों हुई, देखें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कोई 15 महीने से 16 महीने से ये इंक्वायरी चल रही थी और ये क्वाइट फ्रैंकली सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास भी नहीं थी, ये एविएशन डिवीजन थी जो कि खुद से इस पूरे के ऊपर इनिशिएटिव लेते हुए चल रहा था। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का डिसीजन था कि इस पूरी चीज़ों को इकट्ठा रखा जाए। गवर्नमेंट इस बात के ऊपर, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं बोलता क्योंकि उनके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि वो रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहते थे, वो ट्रांसपेरेंसी दोनों दुनिया को दिखाना चाहते थे, बिकॉज जिस दिन क्रैश हुआ और उसके फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर पहला फ्लैग क्या आया कि जी पाकिस्तान में तो इंक्वायरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं आई और उसी के ऊपर मिनिस्टर ने कौम के साथ ये प्रॉमिस किया था कि जो विद इन 3 मंथ्स, जो कि बाद में प्रिलिमिनरी 1 मंथ के अंदर आ गई, कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। मेरे ख्याल में शायद उनकी इंटेंशन ये थी कि जब पूरी चीज़ पब्लिक हो ही रही है और ये चीज़ जाएगी और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, तो एक एलिफेंट इन द हाउस जो है, जो कि पायलट से मुतल्लिक है या पायलट्स के क्रेडेंशियल से मुतल्लिक है, उसको भी अवाम के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से रख दिया जाए। ऑब्वियसली एज पीआई अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, बिकॉज इमिडिएटली आफ्टर दैट हमारी फ़्लाइट्स रुकना शुरू हुई। यासा ने और यूके ने, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मार्केट्स थी, वहाँ के ऊपर हमें पाबंदी का सामना करना पड़े, तो हमें तो इसका इम्पैक्ट आया, लेकिन गवर्नमेंट की जो इंटेंशन थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब बात आती है आगे क्या करना है, और मैं ज़रा थोड़ा सा इस बात को ज़्यादा एलैबोरेट इस वजह से करना चाहता हूँ कि देखें, इस चीज़ का बहुत दफ़ा एनालिसिस हो चुका है कि क्या होना चाहिए था, लिस्टें इस तरह होनी चाहिए थी, पहले तहकीकात होती है उसके बाद आप अनाउंस करते, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। अब आगे हमने फ्यूचर की तरफ देखना है और जितनी लोगों से अब EASA के साथ, लेट्स सपोज यूरोपियन यूनियन वालों की साथ हम कंटिन्यूसली उनके साथ इन टच हैं, या अभी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि यूएसए का, उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही, वो सारे लोग जो हैं वो पीआई की तरफ देख रहे हैं या रेगुलेटर की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में वो रिफॉर्म्स होता है, कि पाकिस्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी से पूरे मामले को क्लियर कर दिया। लेकिन अगली बात ये है कि इसके फौरन बाद वो क्या स्टेप्स उठाते हैं ताकि ये बात पूरी दुनिया को पता लग सके कि ये पूरा प्रोसेस हैक प्रूफ है और ये पूरे का पूरा प्रोसेस दोबारा आप मिसयूज या इसके ऊपर कोई आप कोई चीटिंग इसके ऊपर नहीं हो पाएगी। तो दैट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक अनलेस एंड अनटिल इस चीज की अश्योरेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं जाएंगी, तब तक हमारे लिए ये सिचुएशन इसी तरह ही रहेगी जिस तरह हम अभी हैं। अच्छा, इसी प्रोसेस के हवाले से अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि कहाँ ये इशू शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है? रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी एक दूसरे को। इसमें जाली डिग्रीज का किस हद तक मसला है, और कि पायलट्स के पास दुरुस्त लाइसेंस नहीं है वो किस हद तक मसला है? इशू क्या है, उसको दुरुस्त किस तरह किया जाए? क्योंकि बहुत सारी अभी कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक रेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली डिस्पाइट द फैक्ट कि इस पे बहुत ज़्यादा अभी बातचीत हो चुकी है, अभी भी इसके ऊपर कंफ्यूजन है और ये मासेस में कंफ्यूजन है कि एक्चुअली इशू है क्या। देखें, जहाँ तक ये मसला होता है ना फेक डिग्रीज का या एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का, तब तो मामला बिल्कुल सीधा था कि जी उन्होंने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो थे वो जाली लेके आए। एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का मतलब है कि उनकी डिग्रियां जाली थी, जो भी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल उनकी FSC A लेवल की रिक्वायरमेंट है वो जाली थी, और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने लाइसेंसेस हासिल किए और वो फ्लाई कर रहे थे और बाद में पता लग गया।
अच्छा, पीआईए ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में से गुजर चुकी है। हमने 642 एम्प्लॉइज हैं जो कि हमने पिछले 2 साल में डिसमिस किए हैं बेस्ड ऑन दिस कि जिनकी एचईसी से नहीं हुई। उसमें 7 पायलट हैं और उनमें से एक पायलट ऐसे भी हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट जो एफएससी या ए लेवल्स की थी, लेकिन जो डिग्री उन्होंने सबमिट कराई वो ग्रेजुएशन की जाली सबमिट कराई थी। तो एक रूल ये बनाया गया कि चूंकि आप का ओवरऑल आप पॉइंट इज कि आप फ्लायर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसानी जानों की हिफाजत करेगा, वो बिल्कुल कंपोज्ड होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो अकाउंटेबल होगा। तो इस किस्म की कोई चीज जो कि मॉरल कैरेक्टर के अंदर बात आती है उसको आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। यहाँ पे चैलेंज एक बहुत डिफरेंट हो गया। यहाँ पे चैलेंज ये है कि पायलट्स के पास ये जितनी भी लिस्ट है वो 262 की थी जो कि 230 के ऊपर है, वटएवर जो भी उसका रियल नंबर है वो एविएशन डिवीजन उसको ज्यादा बेहतर तौर पे बता पाएगा। यहाँ पे मसला ये है कि उन तमाम पायलट्स के पास जो लाइसेंसेस हैं वो पाकिस्तान में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लाइसेंस इशू करने का, जो कि रेगुलेटर है यहाँ पे, उसकी तरफ से इश्यूड है और वो पीरियोडिकली वो लाइसेंसेस रिन्यू भी होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि लाइसेंसेस की जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई मसला नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मसला है कि जिस तरीके से वो लाइसेंसेस इशू हुए या जो टेस्ट 7 या 8 पर्चे आपने देने होते हैं वो लाइसेंसेस देने के लिए, उसके अंदर क्या कैंडिडेट खुद बैठा या उसके बिहाफ पे किसी ने पर्चा दिया, या वो एक्चुअली टेस्ट हुआ भी या नहीं हुआ, उसके मार्क्स किसी तरीके से सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली लग गए। ये जाली डिग्रियों के मुकाबले में ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप इतना देख रहे हैं कि जी वेस्ट का बहुत ज्यादा हार्श रिएक्शन है। बिकॉज वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इस पूरे सिनेरियो के बाद आपका रेगुलेटर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशंस और रेगुलेशंस के ऊपर ऑपरेट करता है और जो लाइसेंसेस वो इशू करता है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं, कि अगर उनके इशूड हुए लाइसेंसेस के अंदर अब इशू है रेगुलेटरी के एंड के ऊपर, तो ये ज्यादा ग्रिम सिचुएशन है, ये ज्यादा इसकी सिवेरिटी आपकी जाली एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर से ज्यादा है। तो पूरा सिनेरियो, पूरा चैलेंज है। जी जी बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि जो रेगुलेटर है वो कई मामलात के अंदर सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो जो उंगलियां उस तरफ उठनी चाहिए अभी तक वो उस तरफ तो उठ ही नहीं रही। इनफैक्ट अभी तक अभी सिविल एविएशन को तो कोई देख ही नहीं रहा। और साथ इसके जुड़ा एक और सवाल भी पूछूंगा कि जो इस वक्त कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है न्यूयॉर्क के अंदर, जो आपका होटल है जो पीआईए की मलकियत है रूजवेल्ट, उसको अब जेवी में जो है वो जॉइंट वेंचर की तरफ जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बुनियादी तौर पे जो इसका रियल ओनर है विच इज पीआईए, तो क्या आपकी कॉन्सेंट दी गई है? आप भी एग्री हैं कि बिल्कुल हमें जाना चाहिए? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि कैसा होटल जो प्रॉफिट में आए पिछले कई सालों से, क्या जरूरत पेश आई कि उसको आप जेवी की तरफ लेके जा रहे हैं? तो आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, नंबर 1 क्वेश्चन जो उसके ऊपर आपने बोला कि रेगुलेटर का नहीं होता, देखें जो एविएशन के जराए हैं या जो एविएशन की बॉडीज हैं वर्ल्ड ओवर, उनको एग्जैक्टली पता है कि चैलेंज या सिचुएशन का है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि पीआईए एक बहुत ज्यादा विजिबल ब्रांड है और वो ब्रांड की दुनिया में कहते हैं जेनेरिक ब्रांड, इसका मतलब ये है कि लोग ऑटोमेटिकली फ्लाइंग को, इवन एयरपोर्ट को, इवन सिक्योरिटी फोर्स को जो एयरपोर्ट के ऊपर होती है वो सबको पीआईए समझते हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि जी सारा मसला पीआईए के साथ है और ये पीआईए ने जाली पायलट जो है उनको लगाया हुआ था जो कि पूरी जहाज सारे उड़ा रहे थे और ये हुआ था, विच इज वेरी अनफेयर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चूंकि यहाँ पे ओवरऑल बाकी महकमों की जो कि इस जगह के ऊपर काम करते हैं उनकी विजिबिलिटी कम है, तो इस वजह से पीआईए सारा फ्लैग उठाती है। और इंटरनेशनल जगहों के ऊपर जिस तरह आप देखें ना, जो एआसा ने लेटर लिखा या जो अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से आया, उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि जी कहाँ पे चैलेंज है और किन को रिफॉर्म्स करेंगे तो पूरी चीज होगी। दूसरी जो आपने बात बताई रूजवेल्ट होटल, देखें रूजवेल्ट होटल एक ऑब्वियसली एक प्राइम प्रॉपर्टी है। जो लोग न्यूयॉर्क गए हैं उन सब लोगों ने वो जाके देखा है कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसकी प्रेस्टीज बहुत अच्छी है। रूजवेल्ट इन इटसेल्फ ब्रांड यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है होटल चेन के अंदर। अमेरिका में 3 बड़े रूजवेल्ट नाम के होटल हैं जिनमें से एक हमारा है और उसकी एक आइकॉनिक हैसियत है। अच्छा, अब चैलेंज उसके साथ ये है कि एक तो वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, लिहाजा उसके अंदर, और पूरा न्यूयॉर्क, जो लोग न्यूयॉर्क गए उनको पता है कि 50 मंजिल 60 मंजिल से नीचे वहां पे बिल्डिंग कोई नहीं होती। ये एक अकलौती बिल्डिंग है जो 14 मंजिल है, जिसका मतलब ये है कि ये अंडर यूटिलाइज बिल्डिंग है। जब ये बनी थी 100 साल पहले, तो उस टाइम पे ये बहुत एक हाई राइज बिल्डिंग होगी आई एम श्योर, लेकिन अभी वो लोअर साइड के ऊपर है। द अदर पार्ट इज कि अमेरिका के अंदर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होती है। सर्विस स्टैंडर्ड्स मेंटेन कराने के लिए बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती जा रही है,
जिसका मतलब ये है कि उसको मेंटेन या उसको अपकीप करने के लिए आपको कंटिन्यूसली कैश फ्लो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। हिस्ट्री के अंदर मैं नहीं चाहता, 97 के अंदर वो होटल आखिरी दफा रेनोवेट हुआ था और 79 में उसने पीआई ने एक्वायर किया था, जो कि 80s के अंदर वो लॉस में जाना शुरू हुआ था। 97 के अंदर जब उसको आपने रेनोवेट किया एक और पार्टनर के साथ मिलके, मैं हिस्ट्री आपको इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज इट हैज बीन अटेम्प्टेड बिफोर। वो उस टाइम पे एक सऊदी प्रिंस थे जो कि इस पूरी चीज के अंदर हमारे साथ पार्टनर बने, लेकिन इवेंचुअली पीआई ने उनके साथ बाय बैक ऑप्शन रखी कि जितना अरसा उनकी इन्वेस्टमेंट चलती रही पीआई उनको प्रॉफिटेबिलिटी में हिस्सा देता रहा, और इवेंचुअली 2007 या 8 के अंदर वो पीआई ने 2007 में आई गेस पीआई ने उनसे सारे शेयर्स बाय बैक कर लिए। अच्छा, अब 1997 से लेके 2018 तक वो प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन इवेंचुअली उसका प्रॉफिट बहुत डिमिनिशिंग साइड के ऊपर था कि लेट्स सपोज आपका इतना बड़ा एसेट जिसकी हम वर्थ कोई, या जो उसके ऑडिटर्स ने वर्थ उसकी 400 500 $550 मिलियन डाली है, अगर साल के एंड में वो 1 मिलियन या $1.5 मिलियन का प्रॉफिट दे, तो इसका मतलब ये है कि वो एफिशिएंटली रन नहीं हो रही। इसी पे ही अब्दुल्ला हफीज साहब, पीआई तर्जुमान, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का, और कई आपने जाविये हमारे सामने रखे, उससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुए। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जरा बात करेंगे कराची शहर में जो मुख्तलिफ JIT रिपोर्ट्स के मुतालिक एक खासी कंट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई है। रहिएगा हमारे साथ। तो आपके ख्याल में उस वक्त के जो दीगर एक तरह से अमन अमा कायम करने के जिम्मेदार इदारे थे, जिसका आपने इशारा भी रेजर्स की तरफ किया, वो भी एक तरह से इसमें कई जिम्मेदार नजर आते हैं। लेकिन ताहिर साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को एलेबोरेट किया। मैं ये अब आपसे लोगों की आगाही के लिए जानना चाह रहा हूँ कि अब 2 JIT सामने आई हैं, तो एक सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वजारत दाखिला ने जारी की है और दूसरी जैदी साहब लेके आ गए हैं। तो अगरचे आपने कानूनी हैसियत पे बड़े सवाल उठा दिए और इसके एविडेंस के तौर पे भी आप कह रहे हैं कि शायद इतनी कोई एक तरह से ये अदालतों के लिए मुआविन साबित ना हो, लेकिन अगर हम मैं पूछना चाहूँ कि किस JIT की कानूनी हैसियत अब है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो सिंध गवर्नमेंट ने जारी की है या वो जो जैदी साहब लेके आए हैं? उस JIT की कानूनी अहमियत मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब होगी जिसको मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीशी इदारों ने या तफ्तीशी अफसरों ने उसकी लाइन पर तफ्तीश करते हुए वो एविडेंस ढूंढी हो और उस एविडेंस को रिकॉर्ड करके अदालत में 173 की रिपोर्ट यानी चलान की शक्ल में पेश किया हो, चाहे वो कोई सी भी JIT हो। तो मुझे इस कंट्रोवर्सी का इतना नहीं पता कि ये 2 रिपोर्टें कैसी और किस तरह आई, लेकिन बहरहाल जिस रिपोर्ट में को तफ्तीश में अहमियत दी गई है उसी की अहमियत है। और दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को साबित करना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कौन पीछे है, एयानत किसने की, ये काम किसने करवाया, ये खासा मुश्किल है। ये मैं समझता हूँ कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी हो तो उसके लिए भी खासा मुश्किल है। सिर्फ ये कह देना कि फ़लाँ शख्स ने ये काम किया है या मुझे कहा था और मैंने उसके कहने पर कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। अगर फ़लाँ शख्स ने ये काम कहा था तो क्या उसने वेपन दिया था, क्या उसका लाइसेंसी वेपन यूज़ हुआ था, क्या उसने जो रकम दी थी अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र की थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जिन बड़े लोगों का हम नाम ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जस्टिस सिस्टम में हम उनको कोई सज़ा दे सकेंगे, चाहे कोई सी भी JIT हो। चलें, असल में उम्मीद ही कर सकते हैं ताहिर आलम साहब कि इन JIT रिपोर्ट्स की रोशनी में ही कानून हरकत में आ जाए, क्योंकि 2011 से 2013 तक कहीं देखने को नहीं मिला असल में, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है। जी, लास्ट कमेंट ताहिर साहब, फिर क्लोज करते हैं। लेकिन मैं इसमें जो चीज़ें देखता हूँ, जो काम हमें करने चाहिए, नंबर 1, कई केसेस हैं। बल्दिया का केस काफ़ी मजबूत है, उसमें 164 के बयानात भी हैं, 161 के भी बड़े सॉलिड बयानात हैं। इसी तरह उज़ैर बलोच के खिलाफ कई मुकदमे हैं। अब उन मुकदमात के गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ये काम है जो हम सूबाई हुकूमत या उसकी पुलिस से अगर नहीं कर सकते तो रेंजर को आगे बढ़ना चाहिए
उसे चाहिए बिल्कुल कि ठीक उन है। गवाहों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। उसके बाद हमें इसमें जो है नैब को मुतर्रर करना होगा, क्योंकि इन भत्ताखोरी और कत्लो गारतगरी से जो जायदादें बनाई गई, जो रकमें हासिल की गई, वो नैब के दायरा कार में भी आती उसको है। और आर्मी उसकी भी एक्ट रिकवरी की जाए। या जो हाँ आर्मी एक्ट या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो कि उज़ैर बलोच के मुतालिक कहा गया कि उसने ईरानी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को इतला दी, उसमें आर्मी को आगे बढ़ना होगा और उसकी तफ्तीश करके उसमें उसको चलान करना चाहिएगा। और आप देख रहे हैं साहब कितनी बदकिस्मती है कि जब ये फौजी अदालतें बनी थी APS के साने के बाद, तो उस वक्त सूबों को बार बार कहा जाता था कि ऐसे केसेस भेजें जो कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए मुनासिब हों, लेकिन ना उज़ैर बलोच का कोई केस उस मिलिट्री कोर्ट में भेजा गया और ना ही बल्दिया का केस भेजा गया। तो मैं समझता हूँ कि हम इस तरह के अगर अभी भी इकदाम उठा लें तो इन मुल्ज़िमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इसी पर इजाजत लेंगे, मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाजत दें। खुदा हाफ़िज़।